हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल ये पार्ट है आपका ऑपरेशन रिसर्च का। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च सेकंड जो है आपके पास में। ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपके पास में इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेंट्री होता क्या है। इन्वेंट्री इज स्टॉक ऑफ एनी आइटम्स विच इज़ टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। ठीक है, जब हम किसी आइटम का स्टॉक करते हैं, ठीक है, फॉर आवर फ्यूचर यूज़, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वेंट्री बोलते हैं। सपोज आजकल जैसे आपका पता है, आजकल ये बीमारी कोरोना बीमारी है। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या करोगे आप लोगों ने सारे खाने के आइटम घर में क्या कर दिया होगा, पहले से उनका स्टॉक कर लिया होगा। ठीक है, तो उनका जो जितने भी आपने आइटम का स्टॉक कर लिया है, वही क्या कहलाता है, आपका इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक है, या और करके स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो भी हम इन्वेंट्री ये पढ़ रहे हैं, ये आपका बिजनेस मॉडल में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लूँगा मैं। सपोज़ मेरे पास में कोई मेरे पास में बिजनेस मॉडल है बाइक्स का। ठीक है, मैं बाइक्स को सेल करता हूँ। ठीक है, तो बाइक्स को सेल करने के लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मेरे पास में मैं अपना जो भी है, ठीक है, ये ऑफिस वगैरह जैसे भी आप शोरूम देखते हो, ठीक है, बाइक्स का शोरूम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर आएगा। ठीक है, अब कस्टमर आएगा, कस्टमर ही बोलते हैं हमें, या इसको मार्केट। ठीक है, यहाँ से क्या जनरेट होगी आपके पास में, यहाँ से जनरेट होगी आपके पास में डिमांड। यहाँ से क्या आएगी, सबसे पहले यहाँ से डिमांड आपके पास में आएगी। ठीक है, अब जिस तरीके जितनी आपके पास में डिमांड आएगी, ठीक है, उस तरीके से क्या करोगे आप, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस्ड करोगे। किसको, अपने सप्लायर को। ठीक है, ये आपके पास में सप्लायर है। ठीक है, इसको आपने स्टॉक प्लेस कराया है। ठीक है, सॉरी, सप्लायर को आपने ऑर्डर प्लेस किया है, सॉरी, ऑर्डर प्लेस्ड किया आपने। ठीक है, देन उसके बाद में आपको सप्लायर क्या करेगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर रिसीव। ठीक है, ये आपका शोरूम है बाइक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने ऑर्डर प्लेस्ड किया सप्लायर को, तो सप्लायर ने आपको जितना आपने जितने भी आइटम्स का ऑर्डर दिया होगा, वो आपको ऑर्डर देगा। ठीक है, उसको क्या करोगे आप, उसको एक जगह स्टॉक करोगे। ठीक है, स्टॉक करोगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे। ये डिमांड तो यहाँ से आएगी कस्टमर के साइड में, देन उसके बाद आप इसको सेल करोगे। किस में, किसको करोगे सेल, मार्केट में सेल करोगे। ठीक है, ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल है आपके पास में बाइक्स का। ठीक है, अब इसी में हम आगे हाँ, और इस स्टॉक को ही क्या बोलेंगे हम, इस स्टॉक को ही हम कहेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहाँ पे मेंटेन होगी, यहाँ पे। इन्वेंट्री इज टू बी मेंटेन हेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स, इससे रिलेटेड इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स आपके दो मेथड्स हैं, डिटर्मिनिस्टिक मेथड एंड प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। डिटर्मिनिस्टिक मेथड एंड प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक मेथड में आपके पास में चार मॉडल आते हैं। ठीक है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4। ठीक है, 4 मॉडल आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक मेथड। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक मेथड से पहले मैं देखूंगा कि सपोज आपके पास में ईयरली 1200 बाइक्स की डिमांड है ईयरली। ठीक है, 1200 बाइक्स की डिमांड है ईयरली। ठीक है, अभी डिमांड कौन डिसाइड करता है आपके पास में, डिमांड हमेशा डिसाइड करेगा आपका कौन, कस्टमर या फिर मार्केट। ठीक है, एक और बिजनेस मॉडल का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आजकल की बहुत सारी कंपनीज इस पे काम करती हैं, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई। ठीक है, ये सारे कंपनीज क्या करती है आपको, इनके सबसे पहले क्या करोगे आप, कस्टमर जो भी करेगा फ्लिपकार्ट पे अपना ऑर्डर देगा। ठीक है, उसको ये प्रोडक्ट लेना है, तो डिमांड कहाँ से जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी हमेशा मार्केट से। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पे अपनी डिमांड देगा। ठीक है, डिमांड रिसीव करने के बाद फ्लिपकार्ट क्या करेगा, अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कराएगा। ठीक है, उस सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कराने के बाद क्या करेगा, वो ऑर्डर रिसीव करेगा और वो कस्टमर को दे देगा, सेल कर देगा।
ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से ये बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि सपोज़ कि अज्यूम किया है कि मेरे पास में कितना डिमांड आती है ईयरली। अब देखो डिमांड कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है। अब आपको क्या पता कि कस्टमर कब आ जाए, ठीक है, कस्टमर कब आ जाए तो इसका तो किसी को कोई पता नहीं होता है, ठीक है। तो डिमांड हमेशा कभी आपके पास में फिक्स्ड नहीं हो सकती है इन रियल लाइफ सिचुएशन। इन रियल लाइफ सिचुएशन डिमांड इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो इसी पे ही बेस्ड आपके डिटर्मिनिस्टिक मेथड एंड प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। डिटर्मिनिस्टिक मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम क्या कर लेते हैं, डिमांड को फिक्स्ड कर लेते हैं कि डिमांड हम ये फिक्स्ड कर लेते हैं कि भाई कि मेरे पास में इतने यूनिट्स की डिमांड ईयरली आती है, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक मेथड वो मेथड होगा जहाँ पे डिमांड इज फिक्स्ड एज वेल एज यूनिफॉर्म, ठीक है। बोथ डिमांड इज फिक्स्ड एंड एज वेल एज यूनिफॉर्म, ठीक है। सपोज डिमांड इज 1200 यूनिट्स पर ईयर, ठीक है, 1200 यूनिट्स पर ईयर है। तो अब 1200 यूनिट्स पर ईयर को आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको उसको मंथली में ब्रेक करना तो 12 से डिवाइड करके तो 100 यूनिट्स पर मंथ। अगर अकॉर्डिंग टू डे में आप इसको डिवाइड करते हो और अज्यूम करते हो कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें क्या है, उसका जो वर्किंग डे है वो मंथली कितने हैं, 25 डेज, ठीक है। 5 दिन आपका बिजनेस जो भी है आपका बंद रहता है, तो उस दिन कोई भी बिजनेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस दिन आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू 25 डेज वर्किंग, अकॉर्डिंग टू 25 वर्किंग डेज, ठीक है, तो आपके पास में जो डिमांड हो जाएगी वो क्या रह जाएगी, 4 यूनिट्स पर डे, ठीक है। ये कैसा है, डिटर्मिनिस्टिक मेथड इज प्योरली इमेजिनरी बेस्ड, ठीक है। ये इमेजिनरी कंडीशन पे बेस्ड होता है डिटर्मिनिस्टिक मेथड, ठीक है। इसका दूर तक भी रियल लाइफ सिचुएशन से नाता नहीं है, क्योंकि डिमांड इन रियल लाइफ सिचुएशन वी नो दैट डिमांड इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अब सेकेंड वन इज प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। प्रोबेबिलिस्टिक मेथड इज दैट मेथड वेयर डिमांड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिमांड कांस्टेंट नहीं होगी और ये क्या है, रियल लाइफ पे सिचुएटेड है, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड है प्रोबेबिलिस्टिक मेथड आपका। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे कुछ टर्म्स इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपके पास में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ और सी नॉट, ठीक है। एफ एंड सी नॉट से हम ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर, ठीक है, वो कॉस्ट, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, अपने ऑर्डर को प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेगा, मेरे पास में अगर ये बाइक का शोरूम है, ठीक है, डिमांड आने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑर्डर दूंगा अपने सप्लायर को, ठीक है, अपने ऑर्डर को सप्लायर को ऑर्डर दूंगा और उससे क्या करूँगा, ऑर्डर रिसीव करूँगा। तो जितना भी खर्चा क्या हो जाएगा ऑर्डर देने में, ठीक है, और ऑर्डर रिसीव करने में आएगा, वो सारा का सारा क्या होगा, वो मेरा कहलाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है आपकी वो होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। अब आपने सपोज ऑर्डर दे दिया, ठीक है, मेरे पास में 1200 बाइक की डिमांड है, तो या तो मैं मंथली ऑर्डर दे रहा हूँ उसको 100 बाइक्स का, ठीक है, 100 बाइक्स का पर मंथ ऑर्डर दे रहा हूँ, तो ऐसे करके 12 मंथ करके 1200 बाइक्स हो जाएगी। या फिर मैं दूसरा तरीका ये भी है कि मैंने सीधा क्या दे दिया, 1200 बाइक्स का डिमांड एक ही ऑर्डर में दे दिया, ठीक है। तो उस पर जो खर्च आएगा ऑर्डर देने पे, ठीक है, सबसे पहला जो कॉस्ट होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, फिर क्या होगी लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट उसकी, फिर थर्ड होगी डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, फिर फोर्थ होगी इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट मिला के क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपका जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट आपने देखा है, फ्लिपकार्ट जितनी भी ये कंपनीज है, ये इनकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होती है, 40 रुपीज़। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप इनसे लेते हो तो क्या करते हैं, उस पर एक मिनिमम चार्ज करते हैं, मिनिमम चार्ज इम्पोज करते हैं कस्टमर पे 40 रुपीज़ का। तो वो जो चार्ज होता है वो क्या कहलाता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है।
अब दूसरी इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें आपको अज्यूम करना होता है कि एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लॉट साइज। ठीक है, एफ किस को डिनोट करता है, इन शॉर्ट इट्स डिनोट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, अब लॉट साइज क्या होता है स्टूडेंट, लॉट साइज होता है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स पर ऑर्डर, कि जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो उस ऑर्डर में मैं कितने आइटम्स मंगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका लॉट साइज। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास में आपको पता, मेरे पास में डिमांड कितनी है 1200 बाइक्स की ईयरली। ठीक है, तो या तो मैं एक ही ऑर्डर प्लेस करूँ, अगर मैं एक ही ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो उसमें मैंने पूरी एक ही बार में ही 1200 की 1200 बाइक पूरी मंगा ली। ठीक है, तो लॉट साइज कितने का बना मेरा 1200 यूनिट्स का। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं उसको मंथली ऑर्डर प्लेस करूँ। अब मैंने मंथली ऑर्डर प्लेस किया तो 100 बाइक्स का ऑर्डर दिया उसको मैंने मंथली। ठीक है, तो 100 बाइक्स का ऑर्डर दूंगा मैं मंथली, तो उसमें कितने ऑर्डर मेरे को प्लेस करने पड़ेंगे, 1200 डिवाइडेड बाई 100, तो कितने ऑर्डर मेरे को प्लेस करने पड़ेंगे उसको, मेरे को उसको पूरे साल में मेरे को 12 ऑर्डर उसको प्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 12 ऑर्डर प्लेस करने पे मेरे को जो लॉट साइज होगा वो कितना होगा मेरा 100 यूनिट्स का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपके पास नेक्स्ट आपके पास में है यूनिट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम, और करके इसको होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय सी, इसको डिनोट करते हैं हम सी से। ठीक है, अब ये क्या कॉस्ट होती है, होल्डिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन कैरिंग और होल्डिंग प्रोडक्ट टिल कंज्यूम। ठीक है, ये वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट को कैरी और होल्ड करने में, जब तक उसको हम बेच न दें। ठीक है, तो तब तक उस प्रोडक्ट को अपने पास होल्ड करने में जितना भी हमारा जो खर्चा आएगा उसे क्या बोलते हैं हम, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। इसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, सपोज मैंने 1200 यूनिट्स का अपना सप्लायर ने मेरे को ऑर्डर दिया। ठीक है, तो 1200 बाइक्स। ठीक है, अपने पास मुझे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे गोडाउन की ज़रूरत होगी। ठीक है, गोडाउन या स्पेस। ठीक है, तो उसको क्या उस पर भी उसके लिए मेरे को क्या उस पर गोडाउन रखने पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट देने पड़ेगी, तो कॉस्ट कहलाएगी आपकी स्पेस कॉस्ट। सेकंड क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को, उसके लिए मेरे को वर्कर भी हायर करना पड़ेंगे। ठीक है, तो वर्कर की कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, इसी के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, और तीसरा आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, मेंटेनेंस करने पे उसको जितना भी खर्चा आएगा वो सारा इसमें आ जाएगा, आपका होल्डिंग कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट कैसी होती है आपके पास में, ये कॉस्ट होती है आपकी माइनर कॉस्ट होती है। माइनर कॉस्ट मीन्स इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, तो ये एक छोटा सा अमाउंट होगा। लेकिन जो थर्ड वन है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, ये कैसी कॉस्ट आपके पास में, ये मेजर कॉस्ट है। ठीक है, अब ये देखो कैसे, अगर कोई भी बिजनेस मॉडल है, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में ज़रूरी नहीं है कि उतना पैसा आपके पास में हो। सपोज ये डिमांड है हमारे पास में 1200 बाइक, 1200 बाइक की डिमांड है ईयरली। ठीक है, और एक बाइक की कीमत है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 1200 बाइक की कीमत कितना हो जाएगा, 12 करोड़ रुपीज़। अब ज़रूरी तो नहीं भाई कि 12 करोड़ रुपए मेरे पास में अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 12 करोड़ रुपए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बैंक के पास जाऊँगा। ठीक है, और बैंक से लोन लूँगा। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, मुझे 12 करोड़ रुपए दे देगा, लेकिन साथ में क्या देगा, वो मुझे इम्पोज करेगा क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इम्पोज करेगा बैंक, कुछ भी हो सकता हो, सपोज 10% इंटरेस्ट वो इम्पोज कर रहा है मुझे। तो जो 10% इंटरेस्ट इम्पोज, जो 10% होगा 12 करोड़ का, एज ए मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, तो क्या होगा, वो एक बहुत मेजर कॉस्ट होगी। ठीक है, वो छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है जिसको आप नेगलेक्ट कर पाओ। ठीक है, इसलिए मैंने जो मेजर कॉस्ट लिखाई थी उसमें क्या, मेजर कॉस्ट में क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड वन इज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट
और करके इसको हम मटेरियल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, जो भी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय सीपी, ठीक है। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एक बाइक की कॉस्ट क्या है आपके पास में 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, तो ये 1,00,000 रुपीज़ क्या है, इसकी मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास में मटेरियल कॉस्ट दे रखी है तो आप होल्डिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास में मटेरियल कॉस्ट है, किसी भी कोई में आइटम है, वो 1,000 रुपये का आइटम है, ठीक है, 1,000 रुपीज़ है, ठीक है, 1,000 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। अब इसके लिए क्या करूँगा मैं, ऐसा अब इन जनरल तो आपके पास में 1,000 रुपये हो जाएंगे, लेकिन मैं सपोज ये लेता हूँ अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्लान कि मेरे पास में 1,000 रुपीज़ नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बैंक से इंटरेस्ट लूँगा, सॉरी बैंक से लोन लूँगा, तो बैंक ने मुझे पे इंटरेस्ट लगाया 10%, 10% इंटरेस्ट उसने इम्पोज किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो आपके पास में होल्डिंग कॉस्ट होगी जाएगी, ठीक है, अब होल्डिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू आई, ये आपके पास में है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इम्पोज बाय बैंक, ठीक है। तो जो होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी वो C इज इक्वल टू आई इंटू CP अपॉन 100, ठीक है, आई आपके पास में 10% इंटू 1,000 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़। तो आपको जो 1,000 रुपये पर यूनिट को होल्ड करने में जो आपको चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा, 100 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपके पास में मटेरियल कॉस्ट दे रखी है एंड सेकेंड वन आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो आप इजीली किसको कैलकुलेट कर सकते हो, होल्डिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक मेथड को डिस्कस करेंगे, और इसमें हम बारी बारी से मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।